वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब, बहुत से सवालात हैं जो व्यूवर्स ने आपसे पूछा है, लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान की सिचुएशन पे आपका थोड़ा सा कमेंट चाहिए होगा, क्योंकि सराजुद्दीन हक्कानी साहब को आप याद करते आए हैं और आपने बताया कि रिजल्ट वहाँ पर क्या हो सकता है इस कशमकश का। तो पहला जो नतीजा आया है वो उनके इस्तीफे की सूरत में आ गया है, उन्होंने रिजाइन कर दिया। आज रिजाइन कल किया रात को जी, और वो खबरें आई हैं सामने, लेकिन अफगान हुकूमत की तरफ से अभी तबसरा नहीं किया गया। तो इसके नताइज क्या हो सकते हैं? इनके तो बहुत गहराई है सारे तालिबान के अंदर। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि हक्कानी नेटवर्क और अखुनजादा साहब जो काबुल वर्सेस कंदाहार ये मामला चल रहा है और ये फटेगा, तो फट चुका है। अब बहुत से लोग जो हैं जो काबुल की हुकूमत में थे वो चले गए यहाँ से दुबई, वहाँ जाके बैठ गए। हक्कानी साहब भी 50 दिन से ज़्यादा बाहर रहे हैं और इसलिए गए हैं, पता ये चल रहा है कि इनको ऑर्डर हो गए थे इनको रिमूव किया जाए एज इंटीरियर मिनिस्टर और इनके डिप्टी को लगा दिया जाए डिफेक्टो, पावर सारा उधर। तो इनको शक पड़ गया था कि मेरी छुट्टी होने वाली है या मुझे असैसिनेट कर देंगे। वो एक पहले भी एक असैसिनेशन, और तो ये वहाँ से निकल गए थे। अब ये आ गए हैं वापस। ये बहुत अहम है ये बात, ये पहली बात से भी ज़्यादा अहम है। ये जो वापस आ गए हैं और खौफ में चाह के बैठ गए हैं और अपना इस्तीफा अनाउंस कर दिया, इट इज़ अ क्लियर सिग्नल कि पावर स्ट्रगल शुरू हो चुकी है। अब पावर स्ट्रगल बिटवीन एटलीस्ट 2 डिफरेंट ग्रुप्स। एक ग्रुप होगा, और मैं मुख्तसर बात करता हूँ इसके ऊपर, अगले हफ्ते डिटेल में बात करेंगे। ठीक। एक ग्रुप होगा अखुनजादा, TTP, BLA, और इसको हमायत होगी ईरान की। नॉट इंडिया? नहीं, वो तो इंडिया तो ऑब्वियस है ना, वो तो हम कहने की जरूरत नहीं है उसकी। चलिए मैं कह देता हूँ, इंडिया और ईरान विल सपोर्ट मुल्ला हैबतुल्लाह ग्रुप। ये इनके जो अलाइज होंगे वो TTP होगा और BLA होंगे। वेरी स्ट्रांग। ठीक, ये 5 का ग्रुप बन रहा है। दूसरी तरफ हक्कानी नेटवर्क, पाकिस्तान, अमेरिका और 3-4 ग्रुप्स हैं वहाँ, जो कि रशीद दोस्तम का ग्रुप है, ऊपर ताजिक उज़्बेक ग्रुप्स है, वो सारे इनके साथ आएंगे। और उज़्बेकिस्तान के भी लोग हैं और कज़ाकिस्तान के भी हैं, वो सारे ग्रुप्स इनके साथ जाएंगे। तो अब आप देखिएगा कि सूरत हाल वहाँ बिगड़ेगी और अच्छी खासी बिगड़ेगी। और शायद इसमें अब 2 सूरतें हो सकती हैं और यहीं आज बात बंद करेंगे हम। एक तो ये कि एक्टिव लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे या सिलेक्टिव असैसिनेशन शुरू हो जाएंगे। अब क्या इनमें से कौन सा पहले होगा? क्या सिलेक्टिव असैसिनेशंस होंगी, रेजिग्नेशंस होंगे, लड़ाई झगड़े और बाद में होंगे, या स्ट्रेट अवे आप समझें कि दोनों मोर्चे डिग करके और काबुल वाले ग्रुप वाले लोग वहाँ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। और अखुनजादा साहब ने तो ऑलरेडी अपने बेस एरिया को पक्का कर लिया है, उनको फिक्र है कि इधर से अटैक ना आए, तो तख्ता नहीं उल्टा जा सकता उनका। तो मेरा ख्याल है कि अब पावर स्ट्रगल शुरू हो जाएगी और ये वायलेंट हो जाएगी। रजीम चेंज नहीं होगा? रजीम चेंज आप समझे ना कि जब ये पावर स्ट्रगल शुरू हो जाती तो रजीम तो रहती नहीं है ना। ठीक है। दिस इज, अब ये है कि इन थियरी तो अखुनजादा इज द हेड, मगर अब हक्कानी नेटवर्क जब है उनके और उनके साथी वो इनको निकालने की कोशिश करेंगे और पावर सीज करने की कोशिश करेंगे एज हेड ऑफ द तालिबान, तो क्या होगा? चले आने वाले शोज में सेठ साहब से जानेंगे कि इस सिचुएशन का फायदा कौन कौन सी पावर्स। अब आपके सवालों की बारी, और लाहौर से सबसे पहले है फरा। हर अदारे का थिंक टैंक होता है, तो हमारे अदारे का भी थिंक टैंक होगा, तो वो जो फैसले 10-20 साल पहले करने हैं थिंक टैंक ने, इंटरनेशनली जिसकी जरूरत है या मकामी तौर पर जिसकी जरूरत है, तो वो क्यों नहीं करते? बाद में क्यों हमें ख्याल आता है कि ये 10 साल 20 साल पहले हम कर लेते तो ये हाल मुल्क का ना होता? ये मुझे बताएं कि वो थिंक टैंक कहाँ है और वो किसके लिए काम करते हैं अगर मुल्क के लिए काम नहीं करना? थिंक टैंक इस मुल्क में थिंक टैंक्स कोई नहीं है, 3-4 हैं, उनको थिंक टैंक नहीं आप कह सकते। इंस्टीट्यूट ऑफ फलानी स्टडीज़ और इंस्टीट्यूट ऑफ फलानी स्टडीज़ और फॉरेन ऑफिस इंस्टीट्यूट, ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भर दिए हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट सोच नहीं है वहाँ, और वो सिर्फ वही है कि जो रियासत के बयानिया है उसी को चलाओ, कोई चैलेंज ना करो, कोई नए फ्रेश आइडियाज़ ना लेके आओ, नथिंग। थिंक टैंक तो वो होता है जो थिंक करता है, ये टैंक्स हैं, थिंक कोई नहीं खाता यहाँ। ये बिल्कुल जैसे अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है सिनेक्योर्स, मतलब लोगों को पार्क करने के लिए रिटायरमेंट के बाद, तो ये वो खाते खुले हुए हैं, इसलिए कोई वहाँ इंडिपेंडेंट रिसर्च या थॉट नहीं है वहाँ। तो इसलिए ये किसको फीड करेंगे? जिनको फीड करना है वो है आपकी नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट। नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1-2 उनकी मेन थीम्स हैं जो 70 साल से चल रही हैं। वो ये है कि इंडिया इज़ द एनिमी,
एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड इंडिया इज़ द एनिमी। कोई हमने अमन की बात नहीं करनी, हमने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स को तकड़ा रखना है, हमने न्यूक्लियर भी बनाना है, हमने ये भी करना है, तो कोई इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है। इसलिए जब यू टर्न लेने की बात आती है या नई फॉर्मुलेशन करने की बात आती है, दे आर नॉट इक्विप्ड टू डू इट। इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, किसी में हिम्मत नहीं होती। इवन अ बिग ग्रेट इंस्टीट्यूशन लाइक द नेशनल डिफेंस कॉलेज, जो अब यूनिवर्सिटी बन चुका है, जहाँ थोड़ी बहुत फ्रीडम है टू स्पीक एंड गिव न्यू आइडियाज़, मगर वो आइडियाज़ जो है ना, उनको कोई एक्सप्लोरेशन नहीं होती वहाँ। जो बाहर से लोग आते हैं वो भी बड़ा सोच समझ के बात करते हैं, नहीं तो बैन ही ना हो जाए। मैंने वहाँ एक ज़माने में कुछ बातें की थी, उस वक्त तो बड़ी उसकी वाह वाह हो गई थी, बाद में मुझे बैन कर दिया, आज तक मैं बैन ही हूँ। तो अगर मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं तो थिंक टैंक कहाँ की बात है। तो इसलिए आई एम अफ्रेड यहाँ कल्चर ही नहीं है थिंक टैंक का। यहाँ कल्चर है जी हजूरी का, यहाँ कल्चर है स्टेटस को का, और वही चल रहा है इस वक्त। इसलिए अगर आप समझते हैं कि यहाँ कोई फ्रेश थिंकिंग होगी, स्पेशली ऑन नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़, वेरी डिफ़िकल्ट। जो नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लोग आते हैं ना, 3-3 साल 2-2 साल के लिए आते हैं एक ओहदे के लिए, आपका ख्याल है वो कश्ती को हिलाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो ऑलरेडी दे आर थिंकिंग ऑफ द कि अब रिटायरमेंट है, 2 साल असी इत्थे रहना है, उसके बाद असी जाना है, प्लॉट ले लिए, ए कर लिए, वो कर लिए। देयर इज़ नो इंसेंटिव फॉर फ्रेश थिंकिंग एंड फॉर न्यू पॉलिसी फॉर्मुलेशंस। अमेरिका में तो द होल नोशन ऑफ थिंक टैंक तो अमेरिका से निकला है ना, कि जी फीड करें इनटू द एस्टैब्लिशमेंट, न्यू आइडियाज़, न्यू प्रोसेसेस, रिसर्च करें, ये बताएं। यहाँ तो है ही नहीं वो। तो एक ज़माने में हमारा प्लानिंग कमीशन यूज्ड टू बी योर इकोनॉमिक थिंक टैंक। अयूब खान के ज़माने में हमारी प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बहुत अहम इदारा था। वहाँ 5 ईयर प्लान्स भी बनते थे, सब कुछ होता था। अब अगर अब प्लानिंग कमीशन भी हो गया, आई एम सॉरी टू से, देयर इज़ नथिंग देयर ऑल्सो। सो देयरफॉर अब देयर इज़ अ पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, और अनफॉर्चुनेटली पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी जो है लीड्स ओनली टू वन थिंग, द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। यहाँ फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी को किसी ने समझा ही नहीं है कि जी गुर्बत यहाँ क्यों है और उसको कैसे ख़त्म किया जाए। गुर्बत का फ़लसफ़ा है गुर्बत। अदील अहमद, हम पहले ऑडियो मैसेज भेजते थे सिटी साहब को, फिर उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमें कहा गया कि जी आप वीडियो मैसेज बना के भेजा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से वीडियो मैसेज बना के भेजना शुरू किए हैं, तो कभी सिडनी से गालियां पड़ी हैं, कभी कोई एडिलेट से मैसेज करके गालियां दे रहा है, कभी कोई पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे लफ्जों में याद कर रहा है। एक दोस्त ने तो आपको इल्यूमिनाती फेथ का, रिलीजन का जो है वो मेंबर करार दे दिया कि जी वाडा तू आया सेठी सवाल भेजते हैं। ये मैं जिनकी आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, दिस इज द क्रीम, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, सब एजुकेटेड लोग हैं। हम पिछले कितने 14-15 साल से हम बना रहे हैं एक माइंडसेट, फलां भी चोर है, फलां भी चोर है, फलां डाकू है, बस जिसके बारे में जो डिसइंफॉर्मेशन फैला दी गई। अब सडनली आके इतने सालों बाद अब आके अगर रियासत चाहती है कि ये पॉलिसी शिफ्ट की जाए और वो नहीं हो रही, जाहिर बात है टाइम लगता है हर चीज को, तो वो कैसे रिएक्ट ना करें लोग? बहुत अच्छा सवाल है। आपने कहा 15 साल, मैं कहता हूँ 70 साल से ये कहा जा रहा है सियासतदान गलीज़ हैं, सियासतदान चोर हैं, गंदे हैं, और ये अनपेट्रियाटिक है। अब मीडिया के बारे में भी जब थोड़ी सी आज़ादी मीडिया को मिली, तो मीडिया के बारे में भी यही सोच है कि जो बंदा तनकीद करता है या इत्तेफाक नहीं करता उन लोगों के साथ, तो वो अनपेट्रियाटिक हो जाता है। तो आप सही कह रहे हैं। अब ये जो नून लीग वाले हैं और ये पीपल्स पार्टी वाले हैं, जब 1988 के बाद इनकी हुकूमतें आई गई, ये एक तो ये कि इस्टेब्लिशमेंट इनको चोर 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 चोर, फिर ये एक दूसरे को चोर 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 चोर। तो अब क्या ये समझते हैं कि ये जो नौजवान तबका जो चोर 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 सुनता है वो अब आपको कहेगा कि नहीं ये तो चोर नहीं है, चोर 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 चोर। और खान साहब आए हैं तो वो तो उन्होंने जिन्होंने ना किल ठोकता कि है ही चोर, इन्होंने तो गल ही नहीं की जा सकती। और फिर आप जब इनको साथ लेके चलते हैं, बिकॉज आपका और कोई चारा नहीं है, तो फिर आप समझते हैं कि लोग चुप करके सुन लेंगे। वो गुस्सा तो चढ़ेगा कि यार सानू तो तुसी कैसी चोर ने, हुण तुसी इन्होंने जप्पी पा के बैठे हो, एंड सो ऑन। तो आप सही कह रहे हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ, ये जो घुटन है ना, ये जो प्रोपेगेंडा है, ये घूम फिर के आपके गले पड़ता है। आपने कौन सा सियासतदान है जिसको आपने पाला, नरिश किया और ऊपर लेके आए और बाद में उसको गाली देनी शुरू कर दी? कोई है ऐसा बंदा? एक मुझे बता दें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके इमरान खान तक
हर सियासतदान को आप लेके आए हैं, आपने उसको बनाया, आप लेके आए, आपने गाली दी, आपने निकाला, आप दूसरे को लेके आए, आपने गाली दी, आपने उसको निकाला। अब आप क्या समझते हैं कि आप जैसे लोग, हम जैसे लोग फिर हम क्या करें? हम तो यही कहेंगे जिन्होंने लैके आते हो उन्होंने गाल कढ़ दो, तो फिर जो जिन्होंने गाल कढ़ी होंगी जफ्फी पा के आ जाते हो। तो ये आई थिंक इट्स टाइम टू स्टॉप दिस इज़, ये तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ऐसी वीक होती हैं, फिर वो स्ट्रक्चर ही नहीं चलता। अब आप देख लें अंदरूनी हालात क्या हैं और बैरूनी हालात आपके साथ क्या हैं, और मैं क्या बात करूँ इस प्रोग्राम में। ठीक है, लेकिन अदीस साहब से हमें सारे हमदर्दी करते हैं गालियां खाने की वजह। हाँ सॉरी, तुम मेरी वजह ना गालियां खा रहे हो ना, कोई गल नहीं, डटे रहो, डटे रहो, आगे जाके ठीक हो जाएगा। ये लोगों को भी समझ आ जाएगी कि तुसी सही सो या गलत।